नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आज हम लोग जिस युद्ध पर बात करेंगे वो युद्ध है बक्सर का युद्ध, जो 1764 में लड़ा गया। लेकिन थोड़ी सी जल्दी में इनकी भूमिका और कारण भी देख लेते हैं। 1757 के प्लासी युद्ध में मीर कासिम की हार हुई और अंग्रेजों ने उसकी जगह पर मीर जाफर को बैठा दिया। मीर जाफर से अंग्रेज पैसा और सुविधाएं इच्छानुसार प्राप्त करने लगे। उधर मीर कासिम पुनः बंगाल की बागडोर अपने हाथ में लेना चाहता था। इसने अवध के नवाब सुजाउद्दौला, जो कि मुगल शासक शाह आलम का प्रधानमंत्री भी था, को अंग्रेजों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए तैयार किया। और इसके लिए सुजाउद्दौला ने शाह आलम की ओर से एक धमकी भरी चिट्ठी अंग्रेजों को भेजी। इस चिट्ठी में आरोप लगाया गया कि अंग्रेज उनको दी गई सुविधाओं का अतिक्रमण कर रहे हैं और बंगाल का आर्थिक दोहन कर रहे हैं। अंग्रेजों की ओर से इस मामले में कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। अंततः सुजाउद्दौला और मीर कासिम ने धैर्य खो दिया और अप्रैल 1764 में अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। कंपनी और नवाब में अगर बात की जाए तो युद्ध 1763 में ही आरंभ हो गया था। कई झड़पें हुई और मीर कासिम ने हार खाई। बचकर जब वह अवध पहुंचा तो अवध के नवाब और मुगल सम्राट ने मिलकर अंग्रेजों को बंगाल से बाहर निकालने की योजना बनाई। इन तीनों की सम्मिलित सेना, जिसमें 40 से 50 हजार के बीच सैनिक थे, की टक्कर कंपनी की सेना से हुई। कंपनी की सेना में 7,000 सैनिक थे और उसकी कमान मेजर मनरो के हाथ में थी। युद्ध बक्सर के स्थान पर 22 अक्टूबर 1764 को हुआ और दोनों दलों को अत्यधिक हानि हुई, परंतु मैदान अंग्रेजों के हाथ रहा। युद्ध घमासान था। अंग्रेजों के 847 सैनिक घायल अथवा मारे गए, वहीं दूसरी ओर 2000 के लगभग सैनिक घायल हुए और मारे गए। प्लासी का युद्ध कौशल से नहीं जीता गया था, वहां विश्वासघात हुआ था, परंतु यहां बक्सर में दोनों ओर से डटकर युद्ध किया गया। तैयारी पूरी थी, निश्चय ही यह अधिक कुशल सेना की जीत थी। बक्सर ने प्लासी के निर्णयों पर पक्की मोहर लगा दी कि भारत में अब अंग्रेजों को चुनौती देने वाला कोई दूसरा नहीं रह गया है। अब नया नवाब उसकी कठपुतली मात्र था। अवध का नवाब उनका आभारी और मुगल सम्राट उनका पेंशनर बन गया। इलाहाबाद तक का प्रदेश अंग्रेजों के पैरों में आ गया और दिल्ली का मार्ग उनके लिए खुल गया। इसके बाद बंगाल और अवध ने अंग्रेजों के अधिकार से बाहर जाने का कभी प्रयत्न ही नहीं किया और उनका फंदा और भी सुदृढ़ होता चला गया। प्लासी के युद्ध ने बंगाल में अंग्रेजों की शक्ति को सुदृढ़ किया और बक्सर के युद्ध ने उत्तरी भारत में और वो समस्त भारत का इसके बाद वो दावा करने लगे। इसके पश्चात मराठों और मैसूर ने कुछ चुनौती देने का प्रयत्न किया, परंतु भारत की दासता अब स्पष्ट थी। केवल समय का प्रश्न था। बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास में निर्णायक सिद्ध हुआ। जब बक्सर की विजय का समाचार इंग्लैंड पहुंचा तो सबका मत यह था कि जिस व्यक्ति ने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव रखी है, उसे ही उस साम्राज्य को सुदृढ़ बनाने के लिए भेजा जाए। इसलिए क्लाइव को भारत में अंग्रेजी प्रदेशों का मुख्य सेनापति और गवर्नर बनाकर भेजा गया। यहाँ आकर क्लाइव ने देखा कि उत्तरी भारत की समस्त राजनीतिक प्रणाली अनिर्णयात्मक अवस्था में है, व्यवस्थित नहीं है। बंगाल का प्रशासन पूरी तरह गड़बड़ाया हुआ था। कंपनी के कार्यकर्ता धन के लोभी हो चुके थे और बहुत करप्ट हो गए थे। उसने देखा कि कंपनी का व्यापार ठप हो रहा था और जनता पर अत्याचार भी हो रहा है। अब जब क्लाइव भारत आता है तो क्लाइव को क्या करना था? उसे जो पहला काम सौंपा गया कि उसे जाके अवध और शाह आलम मतलब मुगल सम्राट से संधि करनी है। तो पहली संधि जो अवध से संधि हुई, जिसे हम लोग इलाहाबाद की संधि कहते हैं, इलाहाबाद की संधि में आपको 2 संधियां पढ़नी है, ठीक है। पहली संधि अवध से, दूसरी शाह आलम से होती है। क्लाइव का पहला कार्य यही था कि वह अवध गया और अवध के नवाब वजीर सुजाउद्दौला से इलाहाबाद के स्थान पर भेंट की और इलाहाबाद की संधि 16 अगस्त 1765 को की। इस संधि के अनुसार कुछ प्रोविजन थे कि नवाब इलाहाबाद और कारा के क्षेत्र सम्राट शाह आलम को दे दे और वह युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए कंपनी को 50 लाख रुपया भी दे और बनारस के जागीरदार बलवंत सिंह को उसकी जागीर वापस कर दे। इसके अतिरिक्त उसने कंपनी के साथ आक्रमण और रक्षात्मक संधि भी की।
जिससे उसे कंपनी की आवश्यकता अनुसार निःशुल्क सहायता करनी होगी और कंपनी नवाब की सीमाओं की रक्षा के लिए नवाब को सैनिक सहायता देगी। बदले में नवाब को पैसा देना होगा। एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि आप हमें हेल्प करेंगे बिना पैसों के, और अगर कंपनी आपको हेल्प करेगी तो आपको पैसा देना होगा। शाह आलम से संधि में क्या हुआ कि ये भी अगस्त 1765 में ही हुई। इस संधि के अनुसार शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया और उसे इलाहाबाद में रखा गया। इलाहाबाद और कारा के जो जिले अवध के नवाब ने छोड़ दिए थे वो शाह आलम को मिले। शाह आलम ने अपने 12 अगस्त के फरमान द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से दे दी, जिसके बदले कंपनी सम्राट को 26 लाख रुपया देगी और निजामत के खर्चे के लिए अलग से 53 लाख रुपए भी प्रोवाइड कराएगी। अब क्लाइव की दोनों व्यवस्थाएं समकालीन परिस्थितियों को ठीक ठीक समझने का प्रयत्न था। यदि वह अवध को अपने अधिकार में ले लेता तो मराठों और अहमद शाह अब्दाली जैसी दो शक्तियों से उसके टकराने की संभावना हो जाती, और इस निर्णय से अवध का नवाब मित्र बन गया और अवध एक मध्यवर्ती राज्य बन गया, जिसे हम बफर स्टेट कहते हैं, जो आत्महित की भावना से अंग्रेजों से बन गया। और इसी प्रकार शाह आलम से जो संधि की गई थी वो भी थी कि क्लाइव का दिल्ली पर अधिकार करने का प्रश्न ही नहीं था। उसने सम्राट को पेंशनर बना लिया और कंपनी की रबड़ की मुहर बन गया वो सम्राट। अब सम्राट के फरमान से कंपनी के राजनीतिक लाभों को कानूनी लाभ मिल गया, और यहीं से बंगाल में दोहरी प्रणाली भी शुरू हो जाती है कि शासन करेगा कौन, बंगाल का नवाब, और कर कौन लेगा, कंपनी। अब इन चीज़ों को हम बाद में देखेंगे, तो कुल मिला के आप समझ सकते हैं कि उनको या इस युद्ध का, बक्सर के युद्ध का अंग्रेजों के लिए क्या राजनीतिक महत्व था, और इसने भारत को एक नई दिशा दे दी कि भारत अब गुलामी की जंजीरों में बनने जा रहा है। उम्मीद करता हूं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। नमस्कार, जय हिंद।